हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। आप इस टॉपिक के बारे में पूरा जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए स्टडी करते हैं व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। Every organization follows certain assumptions regarding cost, resources, technologies, business practices, and external business environment. For all these assumptions to be true, they should ideally be permanent or unchanging, but this is rarely possible. All business operate in a dynamic, fluid, and uncertain environment. सारे के सारे बिजनेस डायनेमिक, फ्लूइड और अनसर्टेन एनवायरनमेंट में ही ऑपरेट होते हैं। Hence, a modification in the entire work setup is known as change. किसी भी जो सेटअप है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन को ही चेंज कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मीन्स चेंज इन द बिहेवियर एंड माइंडसेट ऑफ एम्प्लॉयज, मॉडिफिकेशन इन द टेक्नोलॉजी सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन चेंज की जो सिंपल डेफिनेशन है उसको हम यहाँ से डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज वह कहलाता है जिसमें एम्प्लॉयज का बिहेवियर और माइंडसेट चेंज करना, टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई मॉडिफिकेशन करना, और जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ भी बदलाव हो तो वो सभी ऑर्गेनाइजेशन चेंज के अंदर आ जाता है। हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं, कॉस्ट के रिगार्डिंग, रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रैक्टिसेस और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी वह पहले से ही कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा के रखते हैं कि हमें आगे क्या स्टेप लेने होते हैं और वो तकरीबन उन्हीं स्टेप्स के आधार पर अपना काम करना चाहते हैं। फॉर ऑल दी जम्पशंस टू बी ट्रू, दे हैव आइडियली भी परमानेंट और अनचेंजिंग। अगर वह उन्हीं के आधार पर काम करते रहें तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यह बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि यह पॉसिबल हो पाए। इसलिए क्योंकि चेंज जो है वो ही नेचर का एक परमानेंट पहलू है, इसलिए ही हम इस टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को स्टडी कर रहे हैं। अब हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कि जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है उसका नेचर क्या है, जिनको हम इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं। जिसमें नंबर 1 है अफेक्ट्स एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम, नंबर 2 इन्फ्लुएंसेस एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 ongoing process, and number 4 perceptual and behavioral, number 5 affects individuals in multiple roles, and number 6 natural phenomena। अब हम इन सभी पॉइंट्स को आगे डिफाइन करेंगे। तो आइए, जिसमें नंबर 1 है अफेक्ट्स एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम। इसमें हम बोल सकते हैं कि जो चेंज है वो ना ही सिर्फ अफेक्ट करता है एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम को, बल्कि वह एक नवा इक्विलिब्रियम स्थापित भी करता है। यानी जो नया मॉडिफिकेशन होता है वह भी चेंज के द्वारा ही होता है। इसमें जो नंबर 2 है इन्फ्लुएंस एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर कोई एक चेंज होता है तो वह सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन पर ही अपना अफेक्ट दर्शाता है। वो चाहे किसी एम्प्लॉई पर उस चेंज का अफेक्ट डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होता है। नंबर 3 है ऑनगोइंग प्रोसेस, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो चेंज है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस से मतलब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जैसे पुराने एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते रहते हैं और नए ज्वाइन करते रहते हैं, कोई पुरानी मशीन है उसकी जगह नई मशीन आ जाएगी, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो चेंज है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। नंबर 4 है परसेप्चुअल एंड बिहेवियर। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एम्प्लॉय के माइंडसेट को चेंज करना, या एम्प्लॉय का माइंडसेट है किसी चीज़ के बारे वो चेंज होना, ये आ जाता है परसेप्चुअल एंड बिहेवियर में। अब है नंबर 5 अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स इन मल्टीपल रोल्स, जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो कोई भी इंडिविजुअल है वो मल्टीपल रोल निभाता है। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल ही ले लीजिए, कोई एक व्यक्ति है, वह एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय भी है, वह एक फैमिली का मेंबर भी है, जिसके कारण उसके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो अगर उसको किसी एक भी चीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो उसका इफेक्ट उसके दूसरे काम पर भी पड़ेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो थोड़ा चेंज है वो इसको यहाँ से भी डिफाइन हो सकता है कि अफेक्ट इंडिविजुअल्स इन मल्टीपल रोल। एंड नंबर 6 है नेचुरल फेनोमिना। इसमें हम बोल सकते हैं कि जो चेंज है वो एक नेचर का फेनोमिना है जो ज़रूरी है। जैसे अगर कोई व्यक्ति रिटायर होने की एज में आ गया तो उसका रिटायर होना भी ज़रूरी है और उसकी जगह नए व्यक्ति का आना भी ज़रूरी है। कोई पुरानी मशीन है तो उसकी जगह नई मशीन आनी भी ज़रूरी है। इसी हिसाब से हम इस टॉपिक नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को भी पूरा का पूरा डिफाइन कर सकते हैं।
आप वीडियो को कहीं पर भी पॉज कर कर इन सभी पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट्स जरूर कीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे। अब है हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी इन्फ्लुएंस प्रभाव डालते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज पर। आइए उनको भी स्टडी करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कैन बी ट्रिगर्ड एंड काज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। सम फैक्टर्स आर एक्सटर्नल वाइल सम आर इंटरनल्स। इसमें कुछ फैक्टर एक्सटर्नल होते हैं, कुछ फैक्टर इंटरनल्स होते हैं। अब हम उनको बारी बारी से स्टडी करेंगे, पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स को, फिर इंटरनल फैक्टर्स को। एक्सटर्नल फैक्टर्स, दोज फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करते हैं फैक्टर्स, वो सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाते हैं, जिनमें आ जाता है टेक्नोलॉजी, मार्केट कंडीशंस, यानी टेक्नोलॉजी क्या है उस टाइम में, कौन सी बेनिफिशियल है उस हिसाब से, और मार्केट कंडीशन, बाजार की क्या स्थिति है बाहर, सोशल चेंज, क्या क्या सामाजिक चेंज हो रहे हैं, चेंज इन पॉलिसीज एंड लॉज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और कानूनों में क्या क्या चेंज हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिक्स से भी बहुत से फोर्सेज आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ग्लोबलाइजेशन, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। हम इन सभी फैक्टर्स को आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके इस टॉपिक को भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। अब है हमारा इंटरनल फैक्टर्स, दोज फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करते हैं वो इंटरनल फैक्टर्स में आ जाते हैं। इसमें है नंबर 1, चेंज इन मैनेजरियल पर्सनल, यानी मैनेजमेंट का कोई पर्सन चेंज होना, तो उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे जो पहला पर्सन होता है उसका एम्प्लॉय के साथ कुछ और तालमेल होता है, और जो नया आता है उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर है चेंज इन ऑपरेटिव पर्सनल, डेफिशिएंसीज इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, चेंज इन एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन एंड चेंज इन वर्क क्लाइमेट, वर्क क्लाइमेट में चेंज होना। और इस तरह से हम इन सभी पॉइंट्स को डिफाइन करके इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। और यह टॉपिक भी हमारा कवर हो गया है हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कि ऑर्गेनाइजेशनल जो चेंज होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, जिनको हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं। जिसमें नंबर 1 है मेक्स फुल यूज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज हुआ है या कोई नई टेक्नोलॉजी अपनाई गई है, तो उसमें जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। उनको अपनी एबिलिटीज़ और स्किल इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन वहाँ पे सभी को उपलब्ध कराती है कि नई टेक्नोलॉजी से किस तरह काम करना है। तो उसमें इंटरेस्टिंग होता है वह बहुत, और एम्प्लॉयज़ को नई चीज़ सीखने को मिलती है, तो वो भी खुश रहते हैं। नंबर 2 है डीलिंग विद चैलेंज, कि चैलेंज के साथ किस तरह है डील करना है। एनहेंस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से बढ़ाया जाए। अब जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ अपनाते रहते हैं, तो उस हिसाब से वह इस चीज़ का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाएगा कि इससे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कितना बढ़ेगा और कैसे इम्प्रूव होगा। अब है एक्विजिशन ऑफ प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स। अगर हम नए नए चेंज करते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो उससे हमें एक बेस मिलता है और भी ज़्यादा कस्टमर्स को बढ़ाने का। अब है रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़। हम इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की जो इम्पोर्टेंस है उनको भी डिफाइन कर सकते हैं। अब है हमारा टॉपिक रेजिस्टेंस टू चेंज, कि जब चेंज करते हैं तो उसमें क्या क्या रेजिस्टेंस, क्या क्या रुकावटें आती हैं, वो आ जाते हैं इस टॉपिक के अंदर। ऑल लिविंग बींग्स स्पेसिफाइडली द वुमन बींग्स आर इनहेरेंटली अगेंस्ट चेंज। कोई भी है, इसमें हम सिंपली भी समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन है वो चेंज के खिलाफ होता है। नो वन वांट्स टू लीव हिज और कंफर्ट जोन, कोई भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि वह जिस जगह है सभी अपने आप को उस जोन में कंफर्ट महसूस करते हैं। तो नई तकनीक अपनाने से इसलिए भी बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। अब्सोल्यूट इनर्शिया और फियर ऑफ द अननोन में बी बिहाइंड दिस टेंडेंसी। इसके पीछे, नई तकनीक के अपनाने के पीछे बहुत से फियर होते हैं, इसलिए हर कोई अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, यानी वह जिस तरह से है उसी तरह से रहने को ज़्यादा प्रेफर करता है अगर उसको उस चीज़ से अच्छा फ़ायदा हो रहा है तो। दिस टेंडेंसी इज़ नोन एज रेजिस्टेंस टू चेंज। इस सभी को हम रेजिस्टेंस टू चेंज बोल सकते हैं। और हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज इन ए मल्टी फैक्टेड फेनोमिना which introduces anticipated delays, costs and instabilities into the process of strategic change।
अब है हमारा टॉपिक रीजन ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज, कि जो चेंज के बीच में रुकावटें आती हैं उनके क्या क्या कारण हैं। इसको हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं: इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस और ग्रुप रेजिस्टेंस। अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में भी आगे पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है हैबिट, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक फैक्टर्स, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब है इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस में भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस इन फंक्शनल ओरिएंटेशन, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऐसे ही ग्रुप रेजिस्टेंस, ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप थिंक एंड एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। अब इन सभी पॉइंट्स को आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर कर हम क्या क्या रीजन है रेजिस्टेंस टू चेंज उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया, सिक्योरिटी, हर कोई इंडिविजुअल है वह चाहता है कि उसे वह सिक्योर रहे, इसलिए भी वह किसी चेंज को अपनाने से डरता है। हैबिट, बहुत सी चीज़ें ऐसे हो जाते हैं जिनके आदमी को हैबिट हो जाती है और वह उनको छोड़ना नहीं चाहता। इसी तरह से पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, रीजन होता है, यानी ये रेजिस्टेंस टू चेंज का। और इस तरह से हम इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से इसको भी कवर कर सकते हैं। आप कहीं पर भी प्लीज़ वीडियो को पॉज कर कर नोट्स जरूर, इन सभी पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब है हमारा टॉपिक डीलिंग विद रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है या वैसे भी कोई चेंज होता है उसके बीच में जो रेजिस्टेंस रुकावटें आती हैं उनके साथ कैसे डील किया जाए। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू कॉम्बैट रेजिस्टेंस टू चेंज। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन नए नए रास्ते निकालती रहती है कि जो चेंज है रेजिस्टेंस का उससे कैसे सामना किया जाए। सम कॉमन एंड इफेक्टिव मेथड्स एज, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्लियर डेफिनेशन ऑफ विजन एंड गोल्स, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन इन चेंज प्रोसेस, इंटरव्यू एम्प्लॉयज़ टू नाउ देयर फीलिंग्स, इफेक्टिव डेलीगेशन, राइजिंग लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट, और आ जाएगा एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, फर्मनेस, कमिटमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिवार्डिंग एम्प्लॉयज़। अब हम इन सभी पॉइंट्स को भी आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे रिवार्डिंग एम्प्लॉयज़ में आ जाएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय हैं उनको रिवार्ड दिया जाए अगर वो कुछ अच्छा काम करें जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो। पॉजिटिव एटीट्यूड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी कोई हम चेंज अपनाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है उसको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ता है ताकि वह एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सके टाइम टू टाइम, जिससे जो चेंज का मेन मोटिव था करने का वह लक्ष्य पूरा हो सके। इसी तरह से हम इन पॉइंट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब आ जाएगा एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन इन चेंज प्रोसेस, कि जब भी कोई चेंज की प्रोसेस हो उसमें निर्धारित करे कि एम्प्लॉय भी उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि उनको भी लगे कि हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। इंटरव्यू एम्प्लॉयज़ टू नाउ देयर फीलिंग्स, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ की फीलिंग जानने के लिए कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनका इंटरव्यू लेते रहना चाहिए। राइजिंग लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन होती है वो दोनों तरह से होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करती है कि वह अपना आउटपुट अच्छा दे जिससे ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट अच्छा जा सके, और इसी तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको अच्छी सैलरी मिले, अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले। और इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है रेजिस्टेंस टू चेंज यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।